होई मेरे दिल दा हाल ना जाने। अनम तारिक, किस्त नंबर 13। माहीन, देखो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जिस इंसान की जितनी जिंदगी लिखी है ना, वो उतनी ही जिंदगी जिएगा। जिस इंसान की जिंदगी लिखी है वो उतनी ही जिंदगी जिएगा, चाहे सारी दुनिया मिलकर उसकी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर ले, मगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जिसकी जिंदगी नहीं लिखी ना, तो इस दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी उसकी चंद सांसें भी मजीद नहीं बढ़ा सकती। हम डॉक्टर्स सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हम सिर्फ जरिया हैं किसी की तकलीफ को कम करने का, किसी जख्मी या फिर घाव खाए इंसान की अजियत को कम करने का, किसी मरते हुए इंसान को जीने की उम्मीद सुनाकर उसे जिंदगी के रंग महसूस करवाने का, और बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो उसकी बाजू की बैंडेज मुकम्मल करने बाद उसके सामने बैठी बहुत लंबी तमहीद बांधकर नरमी से उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। मेरी भी तकलीफ कम करें, मेरा घाव भरकर मेरी अजियत को भी कम करें, मुझे भी जीने की उम्मीद सुनाएं, मुझे भी महसूस करना है जिंदगी के रंगों को। वो बहुत बेबसी से बोली थी। डॉक्टर विरदा ने गहरी सांस ली कि असद की कंडीशन सीरियस थी। वो उसे हर तरह के हालात के लिए तैयार करना चाह रही थी। जो वो समझाना चाह रही थी वो माहीन समझ कर भी नहीं समझना चाहती थी। देखो, उसकी कंडीशन सीरियस है। कमर पर लगने वाली गोली तो निकाल दी है, मगर सीने पर लगने वाली गोली दिल के बिल्कुल करीब लगी है। वो उसे धीमे से असद की कंडीशन के बारे में बताने लगी। कोई जीने की उम्मीद तो दिलाएं, माहीन इस अंदाज में बोली कि डॉक्टर विरदा की आंखें भी नम हो गई थीं। आप ऑपरेशन जारी है, दुआ करो, दुआ तकदीर बदल देती है। वो होले से उसका कंधा थपथपाती बाहर निकल गई। वो जान गई थी कि माहीन इस वक्त कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं है। तुझको जो खो दूं तो खुद को ही खो दूं, तू जो बिछड़े तो सांसें भी बिछड़े, तू जो जुदा हो तो धड़कनें भी जुदा हो, तू जो रूठ जाए तो जिंदगी भी रूठ जाए। कुछ देर बाद वो वहाँ से उठकर बाहर आ गई थी। आईसीयू के सामने खड़ी दरवाजे में बने सुराख से असद को देखती वो खुद को काफी हद तक संभाल चुकी थी। जितनी भी दुआएं और कुरानी आयात उसे याद थीं, ज़ेरे लब उन सब का वर्त करती असद पर फूंकने लगी। वो जाने कितनी ही मिन्नतें मान चुकी थी, जाने कितने नफल माने थे। खान और हारिस दीवार से टेक लगाए खड़े थे। 3 घंटों के जानलेवा इंतजार के बाद डॉक्टर्स ने उसे जिंदगी की नवीद सुनाई थी। वो फौरन शुक्राने के नवाफिल अदा करने चली गई थी। नवाफिल अदा करने के बाद उसे अपने बाप का ख्याल आया, तो वो खान को सवालिया नजरों से देखने लगी। इन्हें पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं, थोड़ी देर में बॉडी को घर ले जा सकते हैं। खान उसकी नजरों का मफहूम समझकर बोला। माहीन ने आंखें बंद करके गहरा सांस अपने अंदर उतारा था। या अल्लाह, मेरी जिंदगी में और कितनी आजमाइशें बाकी हैं। आंखें बंद करके वो दिल में अपने अल्लाह से मुखातिब हुई। वो कोई शिकवा नहीं कर रही थी, ना ही सवाल कर रही थी। कोई इशारा चाह रही थी जिससे वो अंदाजा कर पाती कि उसकी जिंदगी के कितने दुख अभी बाकी हैं। वकार का जनाजा फजर के बाद रखा गया था। जनाजे के फौरन बाद वो अपने खून आलूद कपड़े तब्दील करके दोबारा से हॉस्पिटल आ गई थी। ज़ैनब और तहरीम भी थोड़ी देर के लिए आई थीं। असद को देखकर वापस चली गई थीं। असद को अभी होश नहीं आया था। उसके होश में आने के बाद उसे रूम में शिफ्ट किया जाता, फिर उससे मिलने की इजाज़त होती। आपने असद की फैमिली को नहीं बताया। इस सब के बारे में उनके जाने के बाद माहीन ने खान से सवाल किया, क्योंकि उसकी फैमिली में से अभी तक कोई नहीं आया था। नहीं, उसने यक लफ्जी जवाब दिया तो माहीन को मजीद कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं लगा। आप ऐसा करें, घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लें। जब उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे तो आप फिर दोबारा से आ जाइएगा। माहीन उसकी थकन के एहसास से बोली। खान ने समझकर इस बात में सर हिला दिया और वहाँ से चला गया। माहीन छोटे छोटे कदम उठाती आईसीयू में दाखिल हुई। इसे मशीनों में जकड़ा देखकर माहीन का दिल कट कर रह गया था। वो आंसू पीती उसके करीब आई और बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ गई। इसके हाथ को अपने हाथ में थामकर इसके हाथ की पुश्त को लवों से लगाया, फिर अपने दोनों हाथों से इसका हाथ थामा और इस पर थोड़ी टिका गई। यकटक उसे देखे गई। कुछ देर यूं ही उसे देखते रहने का बाद वो उसका हाथ थामे बेड पर सर टिका गई। जाने कब उसकी आंख लग गई। किसी आवाज से इसकी आंख खुली थी। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। डॉक्टर विरदा और डॉक्टर शाहिर वहाँ उसके सामने खड़े इसी को देख रहे थे। डॉक्टर विरदा की आंखों में शरारत थी, जबकि डॉक्टर शाहिर की आंखों में गुस्सा था।
उन्हें माहीन का इस तरह से यहाँ मौजूद होना नागवार गुजरा था। भाई, अब या तो तुम लोग जल्दी से अपना निकाह डिक्लेयर कर दो या फिर एहतियात किया करो, लोग गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, डॉक्टर विरदा शरारत से बोली, जबकि आखिरी जुमला खास तौर पर डॉक्टर शाहिर को देखते हुए कहा था, जबकि वो अभी तक लफ्ज निकाह में ही उलझा हुआ था, जैसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या रिएक्शन दें। डोंट वरी, मेरे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ था, मुझे भी इसी तरह की सिचुएशन में सब पता चला था, डॉक्टर विरदा धीमी आवाज में डॉक्टर शाहिर से बोली। तुम स्पेशल ट्रीटमेंट दो, हम चलते हैं। डॉक्टर विरदा के लहजे में शरारत बरकरार थी। माहीन शर्मिंदा हो गई। वो दोनों वहाँ से चले गए तो माहीन गहरा सांस लेकर पलटी, असद के हाथ पर लगी ड्रिप उतारकर दूसरी लगाई, इसका ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर स्टेथोस्कोप की मदद से इसकी हार्ट बीट चेक करने लगी। असद के दिल की चलती हुई धड़कनें उसके दिल को सुकून पहुंचा रही थीं। एक नजर उसकी बंद आंखों पर डालती कमरे से जाने लगी, फिर जाने दिल में क्या समाई के रुक गई। थोड़ी सी गर्दन मोड़कर बंद दरवाजे को देखा, फिर धड़कते दिल के साथ झुकी और असद की पेशानी चूम ली। थोड़ा सा पीछे होकर बगौर उसे देखने लगी। होले से इसकी पट्टियों में जकड़े सीने को छुआ। वो पीछे हटने लगी जब असद ने आंखें खोली और अपने सीने पर मौजूद उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। माहीन एकदम से झुझक कर सीधी हुई। आप कब उठे? माहीन शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी, जाने वो उसके बारे में क्या सोचे। जब तुम अंदर आई थी, उसके चेहरे तो नजरों की गिरफ्त में लिए वो धीमी आवाज में गोया हुआ। यहाँ बैठो। असद ने बेड पर बैठने का इशारा किया तो वो थोड़ी सी जगह पर टेक गई, ऐसे जैसे अभी यहाँ से भागने का इरादा हो। तुम इतने आंसू कहाँ से लाती हो? उसकी सूजी आंखों को देखते सवाल किया। वो नजरें झुका गई। आपको पता है मैं कितना डर गई थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो अपनी जान निकाल ली थी मेरी। वो वक्त याद करके माहीन फिर से रोने वाली हो गई। इधर आओ, असद ने उसे अपने नजदीक आने को कहा। माहीन उसके करीब हुई। जब इसने उसे और नजदीक आने का इशारा किया, वो एकदम से पीछे हटी। जब असद ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़कर उसकी कोशिश नाकाम बनाई थी। अचानक हाथ बढ़ाने से उसे अपनी कमर और सीने में तकलीफ महसूस हुई थी, मगर इसने इग्नोर कर दी। क्या कर रहे हैं? माहीन की धड़कनें मुंतशिर हुईं, रंगत में हल्की सी सुर्फी घुली थी। असद ने इसकी बात को इग्नोर करके इसका चेहरा अपने बिल्कुल करीब कर लिया था। माहीन ने आंखें सख्ती से बंद कर लीं। इसकी पलकें लरज रही थीं, होंठ कपकपाने लगे, जिस्म में भी हल्की सी लर्जिश थी। वो मबहूत सा उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देख रहा था, फिर अपने सर को हल्का सा उठाया और इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए, फिर बारी बारी इसकी दोनों आंखें चूम लीं। माहीन एक झटके से पीछे हटी और दोनों कराह उठे थे। झटका लगने से दर्द का एहसास जागा था। माहीन ने बेसाख्ता अपनी बाजू पर हाथ रखा और असद ने अपने सीने पर रखा था। डॉक्टर सालिहा ने उसे पेन किलर्स दिए थे, जिसकी वजह से इसे दर्द महसूस नहीं हुआ था, और अब एकदम से बाजू को झटका लगने पर उसे याद आया था कि उसे भी गोली लगी थी। मगर असद को सीने पर हाथ रखे देख वो इसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ? ज्यादा दर्द हो रहा है? वो उसे देखती परेशानी से बोली। जब भी दूर जाने की कोशिश करोगी तो दर्द दोनों को होगा, असद उसे देखता मुंह बनाकर बोला। नर्स इंजेक्शन थामे अंदर दाखिल हुई। नर्स ने ड्रिप में इंजेक्शन डाले और इसका बीपी चेक करके वापस जाने लगी तो माहीन भी उसके पीछे हो ली। असद ने इसका हाथ थामकर रोकना चाहा तो वो हाथ छुड़ाती मुस्कुराहट दबाकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। असद ने गहरा सांस भरकर आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूद हुए थे। माहीन के सामने इसने जाहिर नहीं किया था, जानता था कि उसे तकलीफ में देखकर वो रोने लगती और माहीन के आंसू उसे जख्मों से ज्यादा तकलीफ देते। ज़ैनब गुमसम सी अपनी क्लास में बैठी थी। पूरी क्लास जाने कब खाली हुई उसे खबर भी नहीं हुई। वो अपनी ही सोचों में गुम थी। मैडम, पूरी क्लास खाली पड़ी है और तुम यहाँ पर अकेली बैठी हो। यूनिवर्सिटीज में इस तरह की बेएहतियाती लड़कियों को काफी महंगी पड़ सकती है। खान उसे कब से ढूंढ रहा था। इसकी एक दोस्त से पूछने पर मालूम हुआ कि वो क्लास में मौजूद है, तो वो वहाँ पर आ गया था। उसकी बात पर भी ज़ैनब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हेलो, खान ने इसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई तो वो एकदम से डर कर पीछे को हुई। खान को देखकर भावें सुकेड़े। ये क्या बदतमीजी है, डरा कर रख दिया। अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता फिर? वो खड़ी होती अपने मखसूस लड़ाका अंदाज में अपने सीने पर हाथ रखकर बैठ गई। तुम ये सोचो कि अगर यहाँ पर मेरे अलावा कोई और आ जाता फिर क्या होता, इस बारे में सोचा है? वो सीने पर बाजू लपेटता संजीदगी से बोला। इतने तुम रहते नहीं, किसी फिल्म के हीरो, जो अगर तुम्हारी जगह कोई और आ जाता तो वो मुझे खा जाता, और तुमने आकर मुझे बचा लिया। वो मुंह बनाकर अपना शोल्डर बैग कंधे पर डाला।
सुनो, आज मैं बहुत अपसेट हूँ। सुनो, आज मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ। खान को कुछ कहने के लिए लब खोलता देखकर वो हाथ उठाकर बोली, रियली, दूसरों को अपसेट करके रखने वाले खुद भी अपसेट हो जाते हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग। खान ने हैरान होने की भरपूर अदाकारी की। ज़ैनब इसे खून आशाम नजरों से घूरती बाहर जाने लगी तो खान ने इसका रास्ता रोक लिया। वैसे तुम अपने अपसेट होने की वजह मुझे बता सकती लो। सुना है अगर दिल की बात किसी से शेयर कर लें तो दिल का बोझ हल्का हो जाता। तुम मुझे वजह बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हो। वो इस पर एहसान करने वाले अंदाज में बोला। क्या वाकई ऐसा होता है? अगर मैं तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगी तो वाकई दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। इसके अंदाज को नजरअंदाज करती वो उलझी उलझी सी इससे पूछने लगी। वो वाकई ही अपसेट थी। तुम ट्राई करके देख सकती हो। खान ने कंधे उचकाए। हमारी माँ और हम दोनों बहनें सारी जिंदगी अब्बा की मोहब्बत से महरूम रही हैं। अब जब एक उम्मीद बंधी थी कि अब शायद वो ठीक हो जाएं, हम उनसे दूर रहें तो शायद उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत जाग जाए। पर वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। नानो हमसे मोहब्बत करती थी, वो भी हमें छोड़कर चली गई। क्या किसी रिश्ते पर, किसी की मोहब्बत पर कोई हक नहीं है? वो खोए खोए लहजे में बोली थी। तुम्हें इस बात पर शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे पास प्यार करने वाली माँ है। बहन भी तुमसे मोहब्बत करती है और बहनोई भी भाइयों की तरह तुम्हारा ख्याल करता है। तुम इन लोगों को देखो जिनके पास ये रिश्ते भी नहीं हैं, जो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। उनका कोई भी अपना इस दुनिया में मौजूद नहीं। खान इसे समझाने के से अंदाज में बोला। वैसे अगर तुम्हें फिर भी ये सब रिश्ते कम लगते हैं तो बंदा हाजिर है। उसे चुप देखकर खान अपने सीने पर हाथ रखकर शरारत से बोलता थोड़ा सा झुका था। क्या मतलब है तुम्हारा? ज़ैनब की पेशानी पर फौरन से बल नमूदार हुए। मतलब ये कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई लव यू। खान ने एक घुटना जमीन पर टिकाया और हथेली इसके सामने फैलाई। तुम बदतमीज इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर लाइन मारते? ज़ैनब के तो सर पर लगी और तलवों पर आकर भीजी। उसका बस नहीं चल रहा था कि खान का हश्र कर डालती। बेवकूफ लड़की, लाइन नहीं मार रहा, प्रपोज कर रहा हूँ तुम्हें क्योंकि मोहब्बत करता हूँ तुमसे। खान का दिल चाहा कि अपना माथा पीट ले। तुम अगर आइंदा मेरी नजरों के सामने भी आए ना तो वो हश्र करूंगी कि सारी मोहब्बत नाक के रास्ते निकल जाएगी। वो इसे काट खाने को दौड़ी और तन फन करती चली गई। पीछे खान अपना सर पकड़ कर रह गया। हा, आज 1 हफ्ता हो गया था असद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और तब से खान उसके साथ ही था। असद ने अपने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। शाहजेन ने 2-3 बार इसके अपार्टमेंट में आने का कहा था मगर असद और खान ने कोई बहाना बनाकर रोक दिया। असद के कहने पर ही खान 3 दिन से यूनिवर्सिटी जा रहा था। आज जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आया तो इसका मूड ऑफ था। असद के पूछने पर उसने सारी बात असद को बताई तो वो हंसने लगा। लाला, आप हंस रहे हैं? खान ने असद के हंसने पर मुंह बनाया। अच्छा ठीक है, मैं नहीं हंसता। तुम बताओ क्या करूं? मैं वो ही करूंगा। असद मुस्कुराहट रोकता हुआ बज़ाहिर संजीदगी से बोला। आप बात करें इससे या फिर भाभी से, बल्कि इन दोनों को छोड़ें, उनकी अम्मी से बात करें, वो जल्दी मान जाएंगी। आपके निकाह के लिए भी मान गई थी। वो सीधा होता बोला। इसकी इस तेजी पर असद ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। ना भाई, अभी तो मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा जब तक तुम्हें ज़ैनब के हाथों जूते खाता हुआ ना देख लूं। असद अपनी मुस्कुराहट छुपाता संजीदगी से बोला। खान, तुमसे मुझे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अभी दिन ही कितने हुए हैं इसके फादर की डेथ को? अब की बार असद काफी संजीदगी से बोला। पर उसके फादर तो। खान ने कुछ कहना चाहा जब असद ने हाथ उठाकर उसे रोका। वो जानता था कि खान क्या कहने वाला है। तुम मुझे ही देख लो, मेरी और मामा की कभी नहीं बनी। हम हर वक्त किसी न किसी बात पर एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हो जाते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता। और ये एक फितरी अमल है कि हर औलाद को अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है और इसी तरह से हर माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। असद अब के निहायत संजीदगी से इसे समझा रहा था। खान भी खामोशी से उसे सुन रहा था। वो अभी अपसेट है, इसीलिए ये वक्त अभी इस बात के लिए मुनासिब नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? असद अब नर्म लहजे में बोला तो खान ने भी इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर असफर कहाँ है? थोड़ी देर बाद वो बोला तो उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। वो लॉकअप में है। खान के बताने पर उसने इस बात में सर हिलाया। वो मरना नहीं चाहिए, वो मुझे जिंदा सलामत चाहिए है। असद की आंखों में अजीब सर्द सा तासुर था। खान ने झड़झड़ी ली। वो जानता था कि अब असद इसका क्या हश्र करेगा। चलो, असद अचानक से खड़ा हो गया। कहाँ? खान हैरान होता उसे देखने लगा। असफर से मिलकर आते हैं, वो कहता हुआ छोटे छोटे कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। पर लाला, तो आप खुद भी ठीक नहीं हैं, पहले आप ठीक हो जाएं फिर।
खान इसके पीछे आता हुआ बोल रहा था जब असद ने इसकी बात काट दी। तुम चल रहे हो या फिर मैं जाऊं? वो गाड़ी का दरवाजा अनलॉक करता पूछने लगा। आप बैठें, मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा। खान ने गहरा सांस भरकर इससे चाबी ली और ड्राइविंग सीट संभाल ली। जानता था एक बार जो इसने ठान ली है वो पूरी करके छोड़ेगा। 2 दिन दी ये जिंदगी, यारों मर्जी नाल गुजारण दो। असफर लॉकअप में लकड़ी के फट्टे पर लेटा छत को घूर रहा था। इसका एक हाथ और एक टांग कटी हुई थी। गोली ज्यादा देर अंदर रहने की वजह से जहर फैल गया था, जिसलिए डॉक्टर्स ने इसका एक हाथ कलाई तक काट दिया था और एक टांग घुटने तक काट दी थी। चूंकि हारिस पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इस पर किसी किस्म का जुर्म साबित करने में नाकाम रहा था, इसलिए पुलिस ने अभी तक उससे कोई तशवीश नहीं की थी और अदालत की तरफ से हुक्म था कि जब तक इसका जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे किसी भी किस्म के तशद्दुद का सामना नहीं बनाया जाएगा। और अगर पुलिस 2 हफ्तों के बाद भी इसके खिलाफ कोई सबूत हासिल ना कर सकी तो उसे बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया गया था। वो अपनी सोचों में था जब 2 नकाबपोश इसके करीब आकर खड़े हो गए। कौन? इस पर एकदम से खौफ तारी हो गया था। सर, आपको यहाँ से ले जाने आए हैं, इनमें से एक सरगोशी नुमा आवाज में कहता आगे बढ़ा और इसे थाम कर उठाया। दूसरा नकाबपोश भी इसकी तरफ बढ़ा। हराम खोरों, इतने दिन से मैं यहाँ पर बंद पड़ा हूँ और तुम लोग अब आ रहे हो मुझे इस जिंदान से रिहाई दिलवाने। वो उनके सहारे पर चलता उन्हें गालियाँ देने लगा। आहिस्ता बोले सर, किसी ने भी आपकी आवाज सुन ली तो गड़बड़ हो जाएगी। वो दोनों इसे बाहर निकालकर एक गाड़ी में बिठा दिया। थैंक्स बडी। इस आवाज पर असफर ने चौंक कर विंडो से बाहर देखा तो धक से रह गया। बाहर असद और खान खड़े थे और असद उन आदमियों से हाथ मिला रहा था जो असफर को गाड़ी तक लाए थे। असफर ने गौर से इन दोनों को देखा तो इसकी जान हवा हो गई। सामने हारिस खड़ा था जो कि अपने चेहरे से नकाब हटा चुका था। उसने गाड़ी से निकलने की कोशिश की मगर गाड़ी लॉक थी। वैसे अगर तू इसके खिलाफ गवाही दे देता तो अदालत खुद ही इसे सजा दिलवा देती। हाँ। असद इसकी बात पर मुस्कुराया जैसे किसी बच्चे की बात पर मुस्कुराया हो। तेरा क्या ख्याल है? इसके लिए सिर्फ मेरी गवाही काफी थी। जब इन लोगों ने इतने बड़े बड़े सबूत मिटा दिए हैं तो फिर मैं क्या चीज हूँ? असद ने अपनी आखिरी बात पर आईब्रो उचकाई। हारिस ने समझकर इस बात में सर हिलाया। असद इससे मुसाफा करता गाड़ी में बैठ गया तो खान ने गाड़ी स्टार्ट की। असफर ने बहुत शोर मचाया मगर इन दोनों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब वो फार्म हाउस पहुँचे तो रात हो चुकी थी। खान असफर को गाड़ी से निकालकर घसीटता हुआ अंदर ले गया। जानता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। शुक्रिया।